हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र यादव। आज फिर आप लोग एनसी कोचिंग कैंपस की तरफ से यूट्यूब पर आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जैसा कि हम लोग ने पिछली वीडियो में देखा था भारत के द्वीप प्रवाल द्वीप को, आज देखें द रिवर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत में जो इंडियन रिवर्स में यानी प्रवाह तंत्र को, या उत्तर भारत नदियों को देखेंगे या फिर दक्षिण भारत नदियों को देखेंगे। ठीक है, सबको क्रम से देखेंगे हम लोग। तो आज चर्चा करते हैं कि भारत में कितने प्रकार की नदियां हैं। तो भारत में 2 प्रकार की नदियां हैं, एक तो हिमालयी नदियां होती हैं और एक है दक्षिण भारत की नदियां, जिसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। सो आज हम स्टार्ट करेंगे, हिमालयी नदियों को पहले देखेंगे, यानी रिवर्स प्रवाह तंत्र से बोलते हैं, प्रवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रवाह तंत्र के अंतर्गत 2 प्रकार की नदियां हैं। कौन कौन हैं? तो एक है हिमालयी नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, हम इन्हें हिमालयी नदियों को हम उत्तर भारत की नदियाँ भी बोल सकते हैं और प्रायद्वीपीय भारत नदियों को दक्षिण भारत नदियाँ बोल सकते हैं। हिमालयी नदियों में हम 3 नदियों को मुख्य रूप से देखेंगे। कौन कौन है? तो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है। यानी गंगा नदी तंत्र को इसमें पढ़ेंगे हम लोग, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत 2 प्रकार की नदियाँ आती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और एक है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। इनमें से बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ जल गिराती हैं उनमें से मुख्य मुख्य नदी हैं स्वर्णरेखा है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ठीक, और ताम्रपर्णी, बैगई ताम्रपर्णी नदी। उसी प्रकार अरब सागर में जो नदियाँ गिराती हैं, लूनी गिरा नहीं पाती है लेकिन सूख जाती है। भारत की एकमात्र ऐसी लूनी नदी है जिसको समुद्र तट नसीब नहीं होता, यानी कि तट पे पहुंच नहीं पाती है और कच्छ के रन पे जाते जाते वो सूख जाती है। इसके अलावा अरब सागर में जो नदियाँ जल गिराती हैं कौन कौन हैं? तो साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, यानी ये 4 ऐसी नदियाँ हैं जो पहले खंभात की खाड़ी में जाती हैं और उसके बाद चली जाती है अरब सागर में। उसके बाद कुछ सह्याद्री से जो नदियाँ निकलती हैं पश्चिमी घाट से, जैसे गोवा की मांडवी नदी जुआरी नदी है, या फिर और कहें तो कर्नाटक की शरावती नदी और ये गंगावेली नदी है, और फिर केरल की बहुत सारी नदियां हैं, पंबा नदी है, भरतपूजा है, पेरियार नदी है। सो हम इनका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। पहले हम देखेंगे उत्तर भारत की नदियों को, यानी हिमालयी नदियों को। इनमें से गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को आज फिनिश किया जाएगा और बहुत ही बारीकी से पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसे पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं गंगा नदी तंत्र। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आप लोग को कुछ मोटिवेशनल चीज़ें बता देना चाहता हूँ। एक कहा गया है 4 लाइन की पंक्ति है, मैं आज गंगा नदी पढ़ाऊँगा। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र कि कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में एहसास भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया समंदर में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौटाता है, मिलते ना सहज से मोती पानी में, बहता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत, आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं जाती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सभी के लिए असफलता एक चुनौती बनकर आती है। सो उसे हमें क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए, नकारना नहीं चाहिए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती
और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ इस लेसन को स्टार्ट किया जा रहा है। गंगा नदी तंत्र यानी प्रवाह। देखेंगे गंगा नदी को पढ़ने से पहले देखेंगे इनका उद्गम कैसे होता है। उद्गम, ठीक। सर इंक इसमें नहीं है क्या? इंक नहीं है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम सब लोग यही कहते हैं कहाँ से होता है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं क्या वहाँ से गंगा निकलती है? नहीं, गंगा का उद्गम बहुत ही लंबा प्रोसेस है। पहले गंगा का उद्गम देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के सारे प्रोसेस हैं। उत्तराखंड में वैसे 4-5 ग्लेशियर हैं, इनमें से 2 ग्लेशियर्स हैं। एक है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री है, और एक है सतोपथ ग्लेशियर, सतोपथ। गंगोत्री से जो नदी निकलती है वो है भागीरथ, वो भागीरथ। इसके बाद सतोपथ ग्लेशियर से पहले 2 धारा निकलता है। सर थोड़ा इसको देखिए, साफ दिख रहा है सब। यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथ और सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। यानी सतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा निकलती हैं। ये दोनों धाराएं जाकर एक जगह मिलती हैं, और जहाँ पर ये दोनों धाराएं मिलती हैं उस स्थान का नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग नामक स्थान पे जब ये दोनों धाराएं मिलती हैं तो यहाँ से एक होकर बहने लगती हैं, और यही है कौन? अलकनंदा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि गंगा भागीरथ और अलकनंदा से मिलकर बनी हैं, क्लियर हुआ। लेकिन ये दोनों नदियाँ कहाँ पर मिलकर गंगा बनी हैं? अभी तो उत्तराखंड में गंगोत्री से भागीरथ निकली, सतोपथ से विष्णु गंगा और धौली गंगा निकली। दोनों धाराएं विष्णुप्रयाग नामक स्थान पर आकर मिलती हैं तो बनती हैं क्या? अलकनंदा। अब अलकनंदा आगे बढ़ती हैं तो एक और स्थान पर पहुंचती हैं, उस स्थान का नाम है कर्णप्रयाग। जैसे अलकनंदा कर्णप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती हैं तो वहाँ पर एक नदी आकर इनसे मिलती है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। यानी कि अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं विष्णुप्रयाग के बाद कर्णप्रयाग में तो मंदाकिनी नदी आकर इनसे मिलती हैं। अलकनंदा यहाँ पे पिंडारी नदी है, पिंडारी नदी। इसके बाद अलकनंदा पिंडारी नदी के जल को लेकर आगे बढ़ती है तो पहुँचती है किस स्थान पे? तो प्लेस का नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। जैसे अलकनंदा रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर पहुंचती हैं, यहाँ पर एक और नदी आकर मिलती हैं, किनसे? अलकनंदा से, और उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। अभी गंगा नहीं बनी, अभी गंगा नहीं बनी। यानी अलकनंदा पिंडारिन और मंदाकिनी के जल को लेकर फिर आगे पहुंचती हैं तो एक प्लेस पड़ता है, उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। जैसे देवप्रयाग में अलकनंदा पहुंचती हैं
उधर से भागीरथ आकर इनसे मिल जाती हैं और यहीं से एक नदी के रूप में दोनों मिलकर बहने लगती हैं। और वही नदी कौन है? गंगा नदी। तो आपने देखा गंगा का उद्गम। अब गंगा भारत के इन 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन 5 राज्य है? तो उत्तराखंड में तो बह ही रही है, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल। जैसे गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंचती है 2 भागों में बढ़ जाती है। दोबारा रिव्यू करते हैं हम लोग, यानी उत्तराखंड का प्रोसेस सारे हैं। इस गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथ नदी निकलती हैं और सतोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा और धौरी गंगा निकलती हैं। ये दोनों धाराएं आकर के विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं तो एक बनकर बहने लगती है। उसी नदी का नाम है अलकनंदा नदी। अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो कर्णप्रयाग नामक स्थान पे पिंडारी नदी आकर उनसे मिलती हैं। फिर अलकनंदा पिंडारी के जल को लेकर फिर आगे बढ़ती हैं तो पहुँचती है कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे वहाँ पर मंदाकिनी नदी आकर अलकनंदा से मिलती हैं। यानी अलकनंदा पिंडारी और मंदाकिनी के जल को लेकर फिर आगे बढ़ती है तो पहुँचती है देवप्रयाग नामक स्थान पे। तब तक भागीरथ आकर इनसे मिलती हैं और जब अलकनंदा और भागीरथ दोनों देवप्रयाग में मिलकर एक बहने लगती है, उसी नदी का नाम है गंगा नदी। उसके बाद गंगा नदी भारत के इन 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक, अब यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं। गंगा को जैसे ही 2 भाग में बढ़ती हैं तो गंगा की एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में, जहाँ पर इसे इन्हें पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। और गंगा की जो दूसरी शाखा है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण में ही बहती हैं, जिन्हें बोलते हैं क्या? हुगली नदी। तो हमने देखा गंगा नदी का उद्गम कैसे, इनका बहाव क्षेत्र है। अगर पूछा जाए कि गंगा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है तो अपने उत्तर प्रदेश में कितना है? 1450 मीटर की किलोमीटर इनकी लंबाई है। ध्यान दीजिएगा, यूपी में है। आगे देखते हैं, अब गंगा की सहायक नदियों को देखेंगे। यहीं पे थोड़ा ब्रह्मपुत्रा का भी चर्चा हो जाए। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील से, और ये आगे बढ़ती हैं। यानी ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील से निकलकर उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए जैसे पहुँचती हैं कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर 2 नदियाँ आकर ब्रह्मपुत्रा से मिलती हैं। एक है दिहांग नदी और एक है दिवांग नदी। ये दोनों नदियाँ आकर इनसे मिलती हैं। दोनों नदियों को जल को लेकर फिर ब्रह्मपुत्रा आगे बढ़ती हैं तो असम में रैम्प घाटी होते हुए बहती है। भारत की एकमात्र कौन सी ऐसी नदी है जो रैम्प घाटी होकर बहती है? वो है ब्रह्मपुत्रा है। यानी असम में प्रवेश करती हैं तो रैम्प घाटी से होकर बहती हैं। उसके बाद ये पहुँचती कहाँ पर? बांग्लादेश में। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। यानी गंगा को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना। और जब दोनों मिलती हैं तो एक होकर बहने लगती हैं, और जब एक होकर बहने लगती हैं फिर भी इनका नाम पड़ता है क्या? पद्मा। क्यों? क्योंकि जमुना और पद्मा में सबसे बड़ा जल ग्रहण किसके पास होता है? तो पद्मा के पास होता है। उसके बाद पद्मा आगे बढ़ने लगती हैं तो मणिपुर से एक नदी निकलती हैं। इस नदी का नाम है बराक नदी या मेघना नदी। बराक नदी या मेघना नदी। यानी कि अब मेघना नदी मणिपुर से निकलती हैं, आगे बढ़ती हैं और पद्मा से आकर मिलती हैं। जब दोनों मिलती हैं तो दोनों मिलकर एक होकर बहने लगती हैं और ये नदी जो बहती है इसी का नाम है मेघना, क्योंकि यहाँ पर मेघना का जलग्रहण बड़ा होता है। सो अगला नदी मेघना बनती है और मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में कौन जल गिराती है? न गंगा, न पद्मा, न जमुना। कौन गिराती है? मेघना गिराती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? आगे चलते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ, अभी ब्रह्मपुत्रा को हम डिटेल नहीं दिए हैं, ब्रह्मपुत्रा का अलग वीडियो बनेगा, उसमें बताया जाएगा आप लोग को। ठीक है, कि ब्रह्मपुत्रा को 4 जगह पर 4 नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा के अन्य सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं। ठीक है, उसको अलग से हम वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे गंगा नदी मेन नदी, इसकी चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर अब देखेंगे गंगा की सहायक नदियों को। एक है
गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, और दूसरा है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। ठीक, यानी गंगा के जो दाएं तट पर मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन है, और गंगा के बाएं तट पर जो नदियां मिलती हैं वो नदियां कौन कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर गंगा के दाएं तट का मतलब, अगर गंगा पश्चिम से पूर्व साइड बह रही है ना, तो गंगा का दाएं तट कौन होगा, ऊपर से होगा कि नीचे से होगा, स्वाभाविक है नीचे से होगा। तो यहाँ पर मालवा का पठार है, मालवा का पठार, मालवा के पठार से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, और यही उत्तराखंड में एक और नदी है, ग्लेशियर है यमुनोत्री। यमुनोत्री से कौन नदी निकलती है, यमुना नदी। एक प्रश्न ये पूछता है कि वह कौन सी एकमात्र नदी है जो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं और गंगा के दाएं तट पर आकर गंगा से मिलती हैं। यानी स्वाभाविक है कि अगर गंगा का बायां तट ये है और दायां तट ये है, तो अगर जितनी नदियाँ हिमालय से निकलेंगी, स्वाभाविक है कि वो गंगा के बाएं तट पर आकर मिलेंगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हिमालय क्षेत्र से निकलकर और घूमकर आकर गंगा के दाएं तट पर मिलती हैं, वो नदी कौन है। तो वही नदी है यमुना नदी, जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक, देखते हैं यमुना नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री से, और यह नदी आगे बढ़ती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, यानी इलाहाबाद में, हाँ प्रयागराज में। अब मालवा के पठार से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे चंबल हुआ, सिंध हुआ, बेतवा हुआ, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन, यानी कि मालवा के पठार से जितनी नदियाँ निकलती हैं सब उत्तर भागती हैं। क्यों? जब आप लोग को प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा कि मालवा का पठार की संरचना क्या है। हम जानते हैं कि मालवा का पठार का ऊपरी हिस्सा, मालवा के पठार से ऊपर वाला जो ढाल है उत्तर की तरफ है, और नदियाँ किसका अनुसरण करती है, ढालों का अनुसरण करती है। सो यहाँ से जो भी नदियाँ निकलती हैं ढाल उत्तर की तरफ होने के कारण ये नदी उत्तर की तरफ बहती है। सुनने में लग रहा है कि ये नदियाँ उत्तर मतलब क्या, नहीं, बात सही है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, पूर्व या पश्चिम हो, नदियों को जिधर फ्लो मिलेगा उधर वो बहेंगी, जिधर उनका ढाल उनको मिलेगा उधर बहेंगी। तो यहाँ पे मालवा के पठार से नदियाँ जितनी भी निकलती हैं सब उत्तर तरफ भागती हैं, और जाकर कोई यमुना से मिलती है तो कोई गंगा से मिलती है। अब यहाँ से प्रश्न ये बनाएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन में से कौन दो नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदी हैं। ठीक, तो गंगा के दाएं तट वाला देख लेते हैं। तो पहला कौन था, यमुना नदी, दूसरा कौन है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, और लास्ट है सोन नदी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे उन्हीं नदियों को पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नदियाँ तो हज़ारों हैं। ठीक है, हम आप लोग को 200-250 नदियाँ आप लोग को दे दूंगा। पूरी जब पूरी नदियाँ पढ़ा देंगे, आप पढ़ा दिया जाएगा, कम से कम 250 नदियाँ आप लोग को मिल जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा एग्जाम में आने वाले होते हैं। यहाँ पर देखेंगे यमुना जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि डायरेक्ट ये गंगा से मिल रही है। सहायक नदी का मतलब जो नदी जिस नदी से डायरेक्ट मिले उस नदी की वो सहायक नदी बनती है। तो यहाँ पर यमुना नदी डायरेक्ट गंगा से इलाहाबाद में मिलती है, तो ये तो कौन हुआ, यमुना, गंगा की सहायक हुई। और इसमें से जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ पहले यमुना की सहायक बनती हैं, यानी
यमुना की सहायक है। उसके बाद यमुना इन चारों नदियों के जल को लेकर, यानी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चारों नदियों को जल को लेकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। सो पहले ये चारों नदियाँ यमुना की सहायक बनती हैं, उसके बाद ये गंगा में जाकर मिलती हैं यमुना के माध्यम से। तो प्रश्न पुटअप ऐसे करेगा, इनमें से कौन ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? ऑप्शन बनाएगा कि चंबल, सिंध, बेतवा, टोन। सिंपल है, टोन है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये चंबल है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। ठीक, यानी कि इन 5 नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, ये पांचों नदियों का उद्गम होता है मालवा के पठार से, जिनमें से चंबल, सिंध, बेतवा, केन पहले यमुना में जाकर मिलती हैं और यमुना इनके जल को लेकर प्रयागराज में गंगा से मिलती है। जबकि टोन नदी भले ही मालवा के पठार से निकल रही है, लेकिन ये यमुना से न मिलकर ये किसकी सहायक बन रही है? गंगा की, यानी इलाहाबाद के समीप ही ये भी गंगा से मिलती है। सो टोन नदी गंगा की सहायक नदी हैं। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। आप लोग को पढ़ाया जाएगा सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी पर 3 पहाड़ियाँ हैं, पश्चिम में राजपीपला, महादेव, मैकाल। और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? अमरकंटक। 1066 मीटर इसकी ऊंचाई है और यहाँ से 2 नदी निकलती है। एक सोन नदी जो उत्तर की तरफ भागती है और बिहार में पटना के पास गंगा से मिलती है, और एक नदी है जो नर्मदा नदी है और आती है खंभात खाड़ी में, पश्चिम दिशा से बहते हुए आती है, चली जाती खंभात की खाड़ी में। ठीक है, तो ये हम लोग करा गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ। इनमें से टोन और सोन किसकी सहायक है? डायरेक्ट ये गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। ध्यान दीजिए आप लोग, पूछेगा चंबल नदी यमुना से कहाँ मिलती है? इटावा के पास। कहाँ मिलती है? इटावा के पास। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो गंगा के दाएं तट पर मिलने जो नदियाँ हैं आप लोग जान गए होंगे। आगे देखते हैं गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली नदियाँ, यानी कि जितनी भी हिमालयी नदियाँ हैं, अक्सर जितनी हिमालय से निकल रही हैं सब गंगा के बाएं तट पर आकर मिलेंगी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यानी कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और ये है महानंदा। रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यानी जितनी नदियां हैं इनमें से कोई उत्तर प्रदेश से भी निकल रही हैं और अधिकतर नदियां कहाँ से निकल रही हैं? हिमालय क्षेत्र से, और गंगा के बाएं तट पर आकर ये सब मिलती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे कौन कौन नदी है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। इनमें से देखिए, इनमें से जो रामगंगा और घाघरा नदी हैं वो हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत बॉर्डर के नीचे है ना, तो गोमती नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। यूपी के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है
यानी गोमती नदी अपने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलर झील से निकलती है और इस गोमती नदी पर दो बहुत प्रसिद्ध शहर है, जौनपुर है और लखनऊ है। ठीक है ना, अक्सर ये कभी कभी पूछ देता है कि जौनपुर और लखनऊ किस नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर है। इनमें से जो रामगंगा नदी है, तो रामगंगा नदी बहुत ही फेमस है क्योंकि भारत का पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था हेली नेशनल पार्क के नाम से, और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच ये बहती है। बाद में उसका नाम पड़ा था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उस यानी कि रामगंगा नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच यह नदी बहती है। और एक और बात है कि रामगंगा नदी में सोने के कण मिलते हैं, यानी रामगंगा नदी के बालू में सोने के कण भी मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे देखते हैं, तो ये रहा रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। उत्तर प्रदेश में इनका सर्वाधिक योगदान है, सो इन्हें यूपी की नदियाँ भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन रामगंगा नदी उत्तराखंड में बहती है। अभी आपने देखा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, और उस नेशनल पार्क की बीचों बीच नदी बहती है। आगे देखते हैं गंडक और कोसी, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये दोनों बिहार की नदियां हैं। कहाँ की हैं? बिहार की नदियां हैं। इनमें से गंडक नदी ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है। ठीक, हिमालय से ये नदी निकलती है और जैसे आती हैं कहाँ पर, नेपाल में। नेपाल में ही गंडक को दो नामों से जानते हैं, यानी कि नारायणी, गंडक को नेपाल में नारायणी या इसे शालिग्राम के नाम से जानते हैं, शालिग्राम। जबकि कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी तिब्बत के पठार यानी हिमालय क्षेत्र से होता है। और जैसे कोसी नदी बिहार के भागलपुर ज़िले में प्रवेश करती हैं, वैसे ही बाढ़ लाने का काम करती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई भी नदी जब वो मैदानी प्लेस में नहीं प्रवेश करेगी, बाढ़ नहीं आ सकता। यानी जब वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं तो नदियाँ, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोसी नदी, यानी कोसी नदी बिहार का शोक क्यों बोली जाती है, क्योंकि कोसी नदी एक ऐसी नदी है जब हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो कहाँ प्रवेश करती हैं, बिहार के भागलपुर ज़िले में। तो हिमालय क्षेत्र क्या है, पर्वतीय पर्वत है। अब वहाँ से जो नदी निकलेगी वो स्ट्रेट बहती है, एकदम सीधा बहती है, तो कोई सवाल ही नहीं होता कि वो वहाँ पे बाढ़ लाने का काम करे। लेकिन जैसे यह नदी बिहार के भागलपुर ज़िले में यानी प्लेन मैदान में प्रवेश करती हैं तो अपने द्वारा लाए गए मलबे को, गांत को या कंकड़ पत्थर बालू को अपने ही मार्ग में जमा करती हैं और अपना ही रास्ता अवरुद्ध कर बिहार के भागलपुर ज़िले में बाढ़ लाने का काम करती हैं। इसीलिए इस नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक। और इसी समस्या से निजात पाने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार ने मिलकर नेपाल के हनुमान नगर नामक स्थान पे कोसी परियोजना, कोसी डैम का निर्माण किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम होता है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, तो दार्जिलिंग के पठार से। यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन है, तो महानंदा नदी है। तो हमने देखा आज गंगा नदी और उनकी सहायक नदियों को। यहाँ पर कुछ आप लोगों को ये बता देना चाह रहा हूँ कि मानसरोवर झील से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं तो इनका नाम यहाँ पे सांगपो, यानी तिब्बत का पठार पर इनको बोलते हैं सांगपो। जब ये नदी आगे बढ़ती हैं अरुणाचल प्रदेश में टर्न लेती हैं तो यहाँ पे कोरबा गार्ज का निर्माण भी करती हैं दिहांग नदी, यानी कि यहाँ पर इन्हें दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। यानी ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत के पठार पर सांगपो नदी, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि यहीं पर दिहांग नदी में ही कोरबा गार्ज यानी कोरबा गार्ज का निर्माण करती है, आगे बढ़ती है, रैम्प घाटी होते हुए बहती है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि रैम्प घाटी क्या होता है और भ्रंश घाटी क्या होता है। भ्रंश घाटी से बहने वाली दो नदी मुख्य है, कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती है। जबकि रैम्प घाटी से बहने वाली एकमात्र नदी कौन है, तो वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। सो कल के वीडियो में आप लोग को बनेगा, पढ़ाया जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन है। ठीक, तो ये रहा आज का टॉपिक। ठीक है।